Assalamualaikum, good morning. Assalamualaikum, good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. भाई बहुत सी बातें एक्चुअली नहीं, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा हम ज़रा मरी साने की बात इसलिए कर लें क्योंकि ये जो हुआ है ना मरी में, ये हमारे दिमागों पे और हमारे जहनों पे, हमारी कॉन्शियसनेस पे बिल्कुल तारी रहा है पिछले एक दो दिनों में कि ये कैसे हो गया। और सैटरडे को हमारी आंख खुली और उसके बाद ये वीडियो सबसे बाद टीवी टेलीविजन पे तो बाद में आई और बहुत दफ़ा फिर नहीं दिखाई गई, एक दो दफ़ा के बाद आई गेस दिखाई ही नहीं गई हैं। लेकिन ये वीडियोस सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी। लिटरली सुबह का टाइम था और उसके बाद से एक लुकमा भी हलक से नीचे नहीं उतरा क्योंकि एक खौफ, दहशत और एक शॉक और बहुत से सवाल, हाँ बहुत से सवालात और एक शॉक। बिकॉज आर यू इन दिस डे एंड एज, ये ज़रा बड़ा मुश्किल है ये समझना और सोचना। वैसे तो हम नेचुरल कैलेमिटीज़ और डिज़ास्टर्स देखते रहते हैं, लेकिन जब बहुत चीज़ें अवॉइडेबल हों और इस किस्म का एक हादसा हो जाए तो इंसान थोड़ी देर के लिए शौक में चला जाता है। सोशल मीडिया पे हम फॉलो करते रहे। इस वक्त भी हम आपको बाय द वे वो मनाजिर दिखा रहे हैं जो हम दिखा सकते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया पे तो आपको पता है कि बहुत ही डिटेल्ड लोगों की वीडियोस और जो चीज़ें नहीं भी दिखानी चाहिए थी वो भी दिखा रहे थे। बट एनीवे, ऑल सेड एंड डन, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी और मैं अवॉइडेबल ट्रेजेडी जी। ये कहना यहाँ पर, ये रिइटरेट करना, ये बयान करना, ये दोहराना ज़रूरी है कि ये तमाम अमवात होने से बचाई जा सकती थी। क्यों कि इंतज़ामिया की सर्टनली थोड़ी और विजिलेंस होती, थोड़ी अहली होती, ना अहली तो आप क्या ही बात करें। और ज़िम्मेदारी कोई कबूल तो करे। इसके बाद 23 लोग इस ठंड की, इस मौसमी सूरत हाल की, इन हालात की नज़र हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे वफाकी वज़रा और पर्टिकुलरली वफाकी वज़ीर इत्तलात टेलीविज़न इंटरव्यू में जब ये कहते हैं कि लोग घरों में बैठ के मूंगफलियाँ खाएँ और एक दूसरे पे स्नो स्प्रे करें, तो आपको एहसास होता है कि इन लोगों के सीनों में दिल है या ये आवाम का दर्द रखते हैं। 23 लोगों की जान चली गई जिसमें पास पूरे खानदान शामिल हैं। और एक तरफ वजीर आजम हमें लेक्चर दे रहे हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। मरी दो रास्ते जाते हैं। आप लोग बंद नहीं कर सकते थे? आपको जब पता है, नहीं, आप लोगों को जब पता है कि मरी में चंद हजार गाड़ियों की गुंजाइश के अलावा गुंजाइश नहीं है, तो उस वक्त आप भंगड़े डाल रहे थे और माशी कामयाबियों का जश्न मना रहे थे कि 1 लाख गाड़ियां मरी में दाखिल हो गई हैं। अच्छा, तो ये खैर बहुत सी बातें हैं एंड ऑब्वियसली आई कैन टोटली अंडरस्टैंड अब्दुल्ला का भी ये जज्बात एकदम से इस तरह होना, बिकॉज यू कैन नॉट इमेजिन कि किस तरह हो गया। आई विल स्टिल गो अहेड एंड से कि इसमें कोई एक कसूरवार नहीं है। किसी एक जगह को या हुकूमत को किसी एक चीज़ को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे नहीं सकते। ज़रा डिटेल में जाएंगे लेटर इन द शो और ज़रा डिस्कस करेंगे इस पर कि कहाँ कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती है। लेकिन एक होती है सेंसिटिविटी। आप इतने बड़े साने के बाद ये नहीं कहते टेलीविजन पे आके अपनी पोजीशन देखते हुए कि लोग एक दूसरे ऊपर स्नो स्प्रे फेंकें। 100% और खासतौर पे आप फवाद चौधरी साहब की बात कर रहे हैं, उनके ह्यूमर का लेवल तो हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मे बी ये वो वक्त नहीं, ये मजे का केस सूरत हाल है, वक्त नहीं था जब वो इस किस्म की बात करते हैं। एनीवे, हम लेटर इन द शो अभी आगे जाके हम हर एस्पेक्ट से इस साने की बात इसलिए करेंगे बिकॉज अगेन मैं यही कहूंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जगह पे आती है। एब्सोल्युटली हुकूमत पे सबसे पहले तो यही होता है कि आप, मतलब आपसे बेहतर कौन जानता है कंटेनर्स का यूजेज, तो बंद करते ये सारी जगह और लोगों को ना जाने देते। और खासतौर पे जब पता चल गया था कि 1 लाख से ज्यादा गाड़ी ऑलरेडी उस जगह पहुंच चुकी है जहां 5000 से ज्यादा गाड़ी हो नहीं सकती। सो यस, देयर आर मेनी एलिमेंट्स, वी विल टॉक अबाउट इट और ऑफ कोर्स हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ में होंगे और हम इसीलिए बात करेंगे ताकि आइंदा कभी ऐसी चीज हो ना सके और आवाम को भी बड़ी अच्छी तरह ये बात समझ आ जाए। बिकॉज वंस अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सदाकत अली अब्बासी साहब भी ज्वाइन करेंगे, इस इलाके के सर्टनली रहनुमा हैं और पंजाब गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, उनके नुमाइंदे, उनके स्पोक्स पर्सन से भी बात करेंगे कि भाई 30 घंटे बाद बिलाखिर ऐसा लग रहा था कि सारे लोग वजीर आला को पहुंचाने में कामयाब हो ही गए और वो भी हेलीकॉप्टर दौरा किया उन्होंने, पता नहीं फिजिकली ऑन ग्राउंड गया। हेलीकॉप्टर दौरा तो मैंने देखा था, हेली में तो गए थे, हाँ हेली में तो गए थे और ऑन ग्राउंड भी गए थे। चलें जी, हम बहुत सी बातें करेंगे। सो लिटरली हम a little bit of tribute later on, लेकिन इसी सोच में हम भी गुम रहे लिटरली ओवर द वीकेंड और यही बातें आपस में घर में भी होती रहीं, दोस्तों से भी यही होती रहीं कि क्या ट्रेजेडी है और क्या क़यामत गुजरी है उन ख़ानदानों पर जिनका पूरा घर ख़त्म हो गया। मतलब एक पूरी फैमिली, वो आपको वीडियो याद है, फिर वो पूरी फैमिली जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और थोड़ी सी आगाही ये भी होनी चाहिए
कि ये अमवात ठंड की वजह से नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हुई है? मैं इसीलिए पहले भी कह रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जहाँ बात आती है ना, तो इनिशियल गुस्सा तो आपको ऑब्वियसली चढ़ता ही है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर द हुकूमत, जिनको वार्निंग्स वगैरह देनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आवाम में भी होनी चाहिए। एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस तो लिया करें ना आवाम। देखें, अगर बर्फ़ हो या बारिश हो या बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक वाली गर्मी हुई हो, यू हैव टू चेक द वेदर बिफोर यू गेट आउट ऑफ द हाउस। मेरा ख्याल है इस किस्म के साने जो होते हैं ना, उसके बाद से लोगों को ज़रा बेहतर समझ आना स्टार्ट हो जाती है हाउ डेडली दिस कैन बी। थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे और आपको बताएं एक दफ़ा फिर कि मरी में बर्फ़बारी देखने के लिए आने वालों पर क़यामत गुजर गई और बर्फानी तूफ़ान में फंस कर 23 सयाह जान से हाथ धो बैठे और मरी को आफत ज़दा करार देकर तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। मरी एक्सप्रेस वे और रवायती रास्ते मुकम्मल तौर पर बहाल हो गए हैं। हम अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन रावलपिंडी से मरी की तरफ सिर्फ रेस्क्यू और मुताल्लिका गाड़ियों को आने की इजाज़त दी जा रही है। एज वी स्पीक आम लोगों और सयाहों का दाखिला जो है वो अभी तक बंद है। गलियात को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तूफान थम गया, लेकिन लोगों के मसाइल थमने का नाम नहीं ले रहे। मरी के बर्फानी तूफान में फंसे कई अफराद अब तक घरों को रवाना नहीं हो सके। अभी जो फंसे हुए हैं और फिर उनकी गाड़ियां भी फंसी हुई हैं, गाड़ियां स्टक हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है वो जो दर्जनों गाड़ियां जो सड़कों पे खड़ी हैं अभी तक उनको कोई क्लेम भी नहीं कर रहा ना, या तो फिर क्लेम करना स्टार्ट होंगे तो वहां से कुछ मूवमेंट होगी। आपको ये भी बताएं कि मरी के होटलों में अब भी सयाह मौजूद हैं जिनकी गाड़ियां फंसने की वजह से वो वापस घरों को लौटने से कासिर हैं। और मरी में इस वक्त मौजूद सयाहों का क्या कहना है ये भी हम आपको सुनवाना चाहते हैं, जरा सुनिए। कल 1 बजे से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो यहीं पे फंसे हुए हैं। कमरा हमने लिया है, 25,000 रुपये उन्होंने कमरा दिया है, और मेरे शौहर की तबीयत ख़राब हो गई तो हमने कहा 1 गिलास गर्म पानी का दे दो, उन्होंने वो भी नहीं दिया। कल सुबह 10 बजे से हम लोग यहाँ पे फंसे हैं, तकरीबन 32 आवर्स हो चुके हैं और काफ़ी मुश्किलात हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है, खाने पीने की किल्लत के अलावा जो है फ्यूल जो है वो रिजर्व लग चुके हैं। ताल्लुक लाहौर से है। कल 2 बजे से लेकर अभी तक टिल ट्रैफिक में ब्लॉक हूँ। केलम से आया हूँ और ये गाड़ी में 17 से 18 बंदे हैं। सारी रात गाड़ी स्टार्ट रख के तो इसमें रहे। कल 10-11 बजे के हम लोग फंसे हुए यहाँ पे जो होटलिंग वाले हैं लोग, वो कैमरा नहीं मिल रहा था। 50,000 रुपया एक कमरे का, 50,000 रुपया मांग रहे थे। आती है यहाँ पे जस्ट एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन यहाँ के लोग उनकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाते हैं। रेंट पे रूम नहीं मिला, 20-20 हज़ार एक टीचर सर रूम के लिए वो देने के लिए तैयार बैठे रहे हैं, लेकिन उन्होंने दिए नहीं। कुछ लोगों ने मदद भी की है, इनफैक्ट बहुत से लोगों ने मदद की है, लेकिन मजबूरी का फ़ायदा उठाने वालों की तादाद भी माशाल्लाह भरपूर है। और वो सिर्फ मरी को हम ब्लेम नहीं करेंगे, वो कहीं भी आफत आई होती है ना तो इस किस्म के लोग भी बीच में आ जाते हैं, बिकॉज मरी के रहने वालों का अपना इतना बुरा हाल है। क्योंकि बर्फानी ये जो सारा स्टॉर्म आया वो तो बेचारे उनके ऊपर भी आया, तो उनके भी मैं हालात पढ़ी थी, उनके घरों की पाइपें फट जाना, पानी एकदम से ख़त्म हो जाना। रिहायशी इलाका बहुत मुतासिर हुआ है, लेकिन जो होटल मालिकान हैं कुछ सर्टनली इसमें एक्सेप्शंस भी होंगी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने लोगों की मजबूरी का फ़ायदा ही उठाया है। लेट्स एक्सेप्ट इस फैक्ट के 50,000, 40,000, 30,000 और उस पर भी कोई सहूलत नहीं मिल रही है और कह रहे हैं जी नहीं दे सकते तो ना आए। अच्छा, अहमद सुभान नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ हैं, इनको ज़्यादा डिटेल है, इनसे भी बहुत बात करनी है हमने। अहमद, ये बताइएगा, मरी और गिरदो नवा की हम बात कर रहे हैं, उसमें इस वक्त सूरत हाल क्या है, एक तो ये बता दें, और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है? कोई शख्स कहीं फंसे होने की इत्ला है? निकाल लिए गए हैं सारे लोग? जरा ये डिटेल दीजिए। जी बिल्कुल ऐसा है कि गुज़िश्ता रोज़ और इससे पहले भी ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये कंडक्ट किया गया, और इसमें अब हमें बताया जा रहा है कि किसी भी जगह पे कहीं पे भी किसी रोड की बंदिश नहीं है। रोड की बंदिश तो नहीं है, लेकिन शहरी ताहाल कहीं कहीं पे फंसे हुए ज़रूर हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियां जो कि होटल्स में, होटल्स के बेसमेंट्स में या होटल्स के अतराफ़ या आबादियों के अतराफ़ कहीं पे पार्किंग्स में फंस गई। बर्फ़ चूँकि बहुत ज़्यादा थी और कई फुट गाड़ियों के ऊपर और अतराफ़ में गाड़ियों के भी बर्फ़ इतनी ज़्यादा एक लेयर की सूरत में लग गई थी कि उनकी गाड़ियाँ नहीं निकल पाई। इसके साथ साथ बहुत सी गाड़ियाँ ख़राब भी हो गई। कई गाड़ियों में क्योंकि पानी है जो उनके जो पानी है वो जम गया, उसकी वजह से गाड़ियां ख़राब हो गई। कई गाड़ियों में गाड़ियां मुसलसल खड़े रहने और हीटर्स में जब शहरी रहे तो उनको पेट्रोल की कमी का सामना करना पड़ा। इस तरह के मुख्तलिफ मसाइल की वजह से शहरी ताहाल भी
फंसे हुए हैं, लेकिन वो उनकी तादाद अब बहुत कम है। वो तमाम तर शहरी अब मैनेज कर लिए गए, वो सरकारी गेस्ट हाउसेज में या फिर होटल्स में मूव हो चुके। किसी भी जगह पे अब हम बिल्कुल कह सकते कि गुज़िश्ता शाम से पहले तमाम तर जो शहरी थे उनको सड़क से कम हटा दिया गया था और उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका था। ये सर्टनली बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल है। बर्फ़ तो हर साल ही पड़ती है, लेकिन ये ज़रा बर्फ़ानी तूफ़ान से इसे कहा जा रहा है कि ये है, इससे तशबीह दी जा रही है। सयाहों से मुताल्लिक़ तो सर्टनली परसों से कल से रिपोर्ट हो ही रही है, लेकिन मकामी आबादी का क्या हाल है? दूर दराज जो इलाकों में लोग रहते हैं, जो लोकल्स हैं, उन तक इमदाद पहुँची हैं? वहाँ सब ओके है, नॉर्मल चल रहा है, या वहाँ भी लोगों को मदद की ज़रूरत है? मुकामी आबादी सबसे ज़्यादा इसमें मुतासर हुई है। अभी तक भी जो मुकामी अफराद हैं उनकी मुश्किलात में किसी किस्म की कमी नहीं आई। मुकामी आबादियाँ चूँकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ का टेरेन कुछ इस तरह का है कि पहाड़ों की चोटियों पे भी हमें घर दिखाई देते हैं और बिल्कुल बेस में भी सड़क से कई 100 फुट नीचे हमें घर दिखाई देते। जो राब्ता सड़कें हैं, जो राब्ता रास्ते हैं, कच्चे रास्ते या पक्की सड़कें, वो दोनों ही ताहाल ब्लॉक है। वहाँ पर किसी किस्म की इमदादी एड इस तरह की नहीं पहुंची, चूँकि शहर में कई हज़ार गाड़ियां स्टॉक थी, सैकड़ों की तादाद में सियाह यहाँ पर स्टॉक थे। तो मुकामी आबादी को ताहाल मुश्किलात का सामने सबसे ज़्यादा जो दुश्वारी का सामना है वो खुराक के मसाइल हैं, जिसमें जो करीबी बाज़ार हैं मुकामी आबादियों के, वहाँ पर ये दुश्वारी है कि बाज़ारों में भी सामान ख़त्म हो चुका। गुज़िश्ता 3 रोज़ से जुम्मा की सुबह से गुज़िश्ता रात इतवार तक किसी किस्म की कोई एड नहीं पहुंची, जिसकी वजह से ना ही एड के साथ साथ जो रूटीन की जो आती है सप्लाई खाने की या दीगर अशिया की, वो नहीं पहुंची। तो फूड शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा है और जो मुकामी अफराद की परेशानियां हैं वो भी अपनी जगह बतूर कायम है। फूड शॉर्टेजेस भी हैं, एनर्जी के इश्यूज हैं, बिजली बहुत से इलाकों में अभी तक बहाल नहीं की जा सकी है। एज इट इज़ ये बहुत एक स्ट्रगल का टाइम है। देखें, अगर ये तूफान ना भी आया होता ना तो ये मरी के लिए सर्दियाँ बड़ी मुश्किल होती हैं। वहाँ के लोग एज मच एज वी से कि वो बड़े यूज्ड टू हैं उस इलाके के, एंड ऑब्वियसली उस टेरेन के, दे आर वेरी यूज्ड टू एंड रेजिलिएंट फॉर दैट एज वेल। बट जब इतनी बर्फानी एक तूफान आया तो उनके लिए भी तो इतनी मुश्किल। अच्छा जी, इस इलाके की बात हो रही है तो इसी इलाके के एक रिप्रेजेंटेटिव सदाकत अली अब्बासी साहब, यानी 57 से इनका ताल्लुक है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बासी साहब, मरी में जो हुआ लिटरली अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, काबिल मज़म्मत तो है। हम ये समझते हैं कि ये बड़ी अनअवॉइडेबल सिचुएशन थी, ये जो लोग मरे इनको बचाया जा सकता था। आप लोग किसको इसका जिम्मेदार समझते हैं? आपस में भी तो बात हुई होगी ना, हमने वज़ीर आज़म की ट्वीट भी देख ली, हमने फवाद चौधरी साहब के बयानात भी देख लिए, लेकिन आप उन लोगों का नुमाइंदा होने की हैसियत से मौसम को जिम्मेदार समझते हैं, इंतज़ामिया और हुकूमत को समझते हैं, या फिर मरने वालों का ही कसूर है जो बिना देखे घर से बाहर निकल गए? देखिए, इतना अफसोसनाक वाक़या है कि इस पे जो लोग इसका शिकार हुए, विक्टिम बने, उनका तो इल्ज़ाम देना मुनासिब नहीं है। ज़ाहिर है मौसम की शिद्दत थी और जो हुकूमती इदारे हैं वो इसको उस तरह प्रियम्प्ट नहीं कर सके, और चूँकि माजी करीब में ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। 2005 के बाद ऐसी कोई बर्फ़बारी नहीं हुई। ये बर्फ़बारी नहीं थी, एक बर्फ़ानी तूफ़ान था जो एक ख़ास बेल्ट में आया, अगर वहाँ जाके देखा जाए, और उसको इतने ज़्यादा लोग, और जब फिर तकरीबन 16 के करीब दरख्त बड़े गिर गए, चीड़ के, ये जो पाइन ट्रीज़ होते हैं ये गिर गए, और कुछ बिजली के खंभे गिर गए, और साइडों में चूँकि ऑलरेडी 3-3 फुट की बर्फ़ पड़ी हुई थी, और जब गाड़ियाँ वो बर्फ़ साफ़ करती तो वो 3-3 फुट उन्होंने और कर दिया, तो रोड के अलावा जो लेयर थी वो 5-6 फुट ऊंची थी। वहाँ पैदल चलना तो नामुमकिन ही था 6 फुट बर्फ़ में। तो ये सारा मामला इस तरह हुआ कि गाड़ियाँ रुक गई, 600-700 गाड़ी इकट्ठी बंद हो गई। ये रोड जो मरी से जाती है दथिया गली की तरफ, उधर से भी ट्रैफिक वापस आ रही थी। वो पीछे जमघटा लगता है कि आप जो क्लियरिंग मशीनरी थी वो फंस गई, वो क्लियर ना कर सकी, वो वहाँ जा ना सकी, और लोग अपनी गाड़ियों में ही उन्होंने वो बैठ गए, और कई लोग आगे पीछे भी निकल गए। कई लोगों को इंतज़ामिया ने वो वहाँ से वो इवैक्यूएट भी करवा लिया, लेकिन कुछ लोगों ने जो जिनकी अमवात हुई उन्होंने गाड़ी के अंदर ही हीटर जला लिए, और वो हीटर में वो कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादती की वजह से वो बड़ा स्लो किस्म का पॉइजन होता है, जिससे ये अफसोसनाक और ये एक अनफॉर्चुनेट वाक़या है।
और ज़िम्मेदार हम सभी हैं, निज़ाम ज़िम्मेदार है, सिस्टम ज़िम्मेदार है, हुकूमती इदारे ज़िम्मेदार हैं, फिर मौसम की भी कुदरती आफत है और वो उसका वाक़यात भी होते हैं और वो चलते रहते हैं। अब आसिफ साहब, बड़ा ही ऑब्वियसली अफसोस होता है जब इस किस्म का कोई सानहा हो तो फिर लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और फिर थोड़ा सा स्टडी किया जाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड की आप बात कर रहे हैं, इनिशियली जब ये खबर आई है तो लोगों का यही समझना था कि ऑब्वियसली ठंड के मारे लोग जो हैं वो मर गए, हाइपोथर्मिया हो गया, ऑब्वियसली और बड़े रीजंस होते हैं। ये जो मोनोऑक्साइड की बात है ये लोगों को समझ नहीं आ रही थी, अब अलबत्ता बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है कि हाउ डेंजरस इट इज़ कि आप गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे। बर्फ़ का तूफान कितना ख़तरनाक होता है मेरा ख्याल है ये तो सबको अब नज़र आ गया होगा। लेकिन मरी में अब आसिफ साहब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जो ऐसे हालात से निपटने के लिए ही बना है और इसीलिए वहाँ इंस्टॉल हुआ है, तो आपको ये निज़ाम फेल होने की वजह क्या नजर आई? देखिए, पिछले 10-15 साल में जितनी बर्फें पड़ती रही वो इस तरह की नहीं थी कि जिस तरह का ये बर्फानी तूफान जिसको आपने स्नो स्टॉर्म कहा वो हुआ, और वो रात के उस पैर हुआ कि जिस पैर शायद उसका कोई अलर्ट नहीं हो सका। फिर सड़कें बंद मरी होती रहती हैं, हर दफ़ा ट्रैफिक लंबी जैम होती है, आप सबको पता है, लेकिन उसमें ऊपर से ये जब स्नो स्टॉर्म हो गया तो उसके लिए फिर अप्रोच सबके लिए मुश्किल हो गई, और जो मशीनरी थी वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो वहाँ पहुँच नहीं पाया, पैदल आदमी जा नहीं सकता था, 5-6 फुट का मसला था, और मशीन जो है वो जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रहेगी क्योंकि हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आ गई। तो बहरहाल इसमें गाड़ियों का दाखिला एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था जो नहीं होना चाहिए था। तो इसी पे हमने एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई है और इंक्वायरी कमेटी डिटर्मिन करेगी कि किस डिपार्टमेंट की ये गलती है और इससे हम सीखें। अदरवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदगी पे बिल्कुल आपकी बात ठीक है, गलती है, लेकिन आप ही के वफाकी हुकूमत के लोग 1 लाख गाड़ियों के दाखिले पर ज़बरदस्त जश्न मना रहे थे, इसे माशी कामयाबी के इशारे करार दे रहे थे। अब ऐसा लग रहा था कि उनके लिए प्रॉबली 2 दर्जन ऑलमोस्ट लोगों की मौत एक साइड स्टोरी बन गई है, क्योंकि वो फिर बाद में पहले वो जश्न मनाते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि घरों में स्नो स्प्रे का इस्तेमाल कर लें। आपको नहीं लगता कि ऐसे बयान जो लोग देते हैं उन्हें सोचे समझे बगैर बयान दागने से गुरेज करना चाहिए और कुछ एहसास करना चाहिए लोगों का? देखें, एक तरफ लोग परेशान हैं और एक तरफ वावेला है कि मईशत डूब गई है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोग गरीब हो गए हैं। ये बात रूटीन में तकलीफ दे लगती है। तो हम हुकूमत हैं और हम समझते हैं कि मईशत ठीक है और बहुत तरक्की हो रही है, लोगों के कारोबार में और रोज़गार में वसअत हो रही है। ये बात करना कोई बुराई बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसमें ये बात अच्छी बात करना, खुशखबरी देना लोगों के रोज़गार की, कारोबार की, उनकी आमदनियों की, मेरा नहीं ख्याल कि ये बुरी बात है। अगर लोग सेहत के लिए निकलते हैं ये भी अच्छी बात है। हाँ, उसका हादसा हो जाना, कुदरती आफत का आ जाना, मेरा नहीं ख्याल कि इसको हम 2 चीज़ों को मिलाएं। कुदरती आफत आना अफसोसनाक एक चीज़ है और उसके शिकार हो जाना और उनके शिकारों को जैसे हमने देखा वो बड़ी तकलीफ दे बात है। लेकिन अगर इस चीज़ ये वाक़या ना होता, बस बदकिस्मत वाक़या ना होता, तो हमें इसकी बहुत खुशी थी कि लोगों के पास जो है वो इतनी आमदनी है कि वो सेहत की तरफ जा रहे हैं, खुशहाली की निशानी है। और जिस तरफ जा रहे हैं, जिस पहाड़ के इलाके में, वहाँ भी वो रोज़गार लेके जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल के इसमें कोई नेगेटिव बहुत शुक्रिया बासी साहब। लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमें जब छोटी सी कोई खुशी मिल जाती है कि जी हमारी बड़ी इकॉनमी बेहतर हो रही है, टूरिज्म बढ़ रही है, ये वो, तो हम भी थोड़े से आपे से बाहर हो जाते हैं। वेयर एज वहाँ लोगों को रोकना चाहिए था, ए सर्टेन नंबर ऑफ गाड़ियाँ ही अलाउड होनी चाहिए थी। अब्दुल्ला, अभी रिसेंटली वैसे अब हम सारे अपने बजट्स भी मैनेज करते हैं और हम सारे ही जो महंगाई का तूफान है इससे नबर्द आजमाएं। हुकूमत को ये लगता है कि लोगों की ज़िंदगी में बड़ी आसूदगी आ रही है, बड़ी बेहतरी आ रही है। आम आदमी को आई वंडर ये लगता है कि नहीं लगता? लेकिन जिस तरह अभी वो ये इंडिकेशंस है ना, उनका ये कहना है कि 1 लाख गाड़ी अगर वहाँ चली गई थी, हालांकि नहीं जानी चाहिए थी, मेरा ख्याल है लेकिन वो इस बात पे ज्यादा स्टैटिस्टिकल माशी आशारियों को एक तरफ रख देते हैं और ये हिसाब लगाते हैं कि चिड़ियाघर में कितने लोग गए हैं और मरी में कितनी गाड़ियां दाखिल हुई हैं। बहुत से लोग हो सकता है कि नहीं रात रहने के लिए गए हों। दैट इज व्हाट आई होप इज गोइंग टू बी लर्न्ड फ्रॉम दिस इंसिडेंट, बिकॉज ऑब्वियसली जो जाने वाले थे वो तो वापस नहीं आने वाले, लिहाजा कुछ हम सीख सकते हैं। वरना ऑब्वियसली जहां आप रोक सकते थे आपने रोका नहीं, दैट इज ऑन यू। लेकिन और भी बड़ी इसके पहलू हैं जिन पे हम बात करेंगे। अभी जरा छोटी सी एक ब्रेक ले लें। गुड मॉर्निंग। भाई ओमिक्रॉन की सूरत हाल ज़रा बिगड़ रही है और पर्टिकुलरली ओवरऑल मुल्क की जो सूरत हाल है वो तो हम आपको बताएंगे ही,
लेकिन कराची में गुज़श्ता 24 घंटों में ऑलमोस्ट, कल की बात कर रहा हूँ मैं, 15% जो है वो पॉजिटिविटी नोट की गई थी, रिपोर्ट हुई थी। कोरोना वायरस की नई लहर ने कराची पर अपने लिटरली पंजे गाड़ लिए हैं। 15.5 हो चुकी है। अच्छा जी, यानी कि बढ़ी रही है। और जो कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ गई है। शहर में गुज़श्ता रोज़ कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 15.5% रिकॉर्ड की गई है। 87% मुतासर अफराद ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासर हुए हैं। वैक्सीनेशन की दोनों डोजेज़ और बूस्टर लगवाने वाले भी अफराद भी ओमिक्रॉन से मुतासर हो रहे हैं, लेकिन इसमें मरज़ की अलामात और शिद्दत जो है ना वो कम है। सो ये सारा कुछ बताया गया है। और वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पेचहो ने भी पिछले हफ्ते जियो पाकिस्तान में एतराफ़ किया था कि शादियों की वजह से कोरोना फैल रहा है, और शादियाँ तो माशाल्लाह रुक ही नहीं रही हैं, अभी भी हो रही हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लोग आजकल शादियों का मौसम है, आपको पता है कि हर जगह पे शादियां हो रही हैं, तो ये जो है लोग हैं, ये शादियों की जब बहुत लोग एक साथ मिलते हैं तो ऑब्वियसली फिर कम्युनिटी स्प्रेड होता है, ये जो इम्पोर्टेंट जो होता है वायरस का। तो ओमिक्रॉन जो है वैसे भी इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से। और कराची की क्योंकि गुंजान आबादी है, बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, सिक्स लार्जेस्ट सिटी और सबसे बड़ा शहर है पूरे पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से, तो इस वजह से यहाँ स्प्रेड ज्यादा हो रहा है। अच्छा, ये एक आइडिया जो हम भी दे रहे थे और ऐसा होना चाहिए था, अब ऐसा लगता है हो जाएगा। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सिंध हुकूमत ने आइंदा हफ्ते से घर घर वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। जो हम कह रहे थे कि शायद इस बात तक हमें चले जाना चाहिए, जिस तरह हम पोलियो की वैक्सीनेशन होती है ना, क्योंकि लोग सामने नहीं आते, तो ओमिक्रॉन और कोविड की भी इसी तरह होगी। अच्छा, इसी पे बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची, क्या इंतजामात हैं, क्या हमारे अस्पतालों की सूरत हाल है? मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब, अब जितनी तेज़ी से कराची में फैल रहा है, लिटरली कराची गढ़ बन गया है, लोगों में तो खौफ व हिरास है, एंड वी कैन जस्ट होप कि वो एहतियात कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया को अब तक क्या डेटा मौसूल हो रहा है, और इंतज़ामिया अब सब सूरत हाल से मुतमईन हैं या वाकई आप लोग अलर्ट हैं? अब्दुल्ला, देखिए ग्राउंड रियलिटी ये है कि पिछले कोई 2 हफ्ते में कोरोना वायरस के केसेस में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हुआ है। और अगर आप पॉजिटिविटी की शरह को देखें तो आज से कोई 15 रोज कबल कराची शहर के अंदर कोई 1% के लगभग थी पॉजिटिविटी रेशो, जो कि अब पिछले 24 घंटों में बढ़कर तकरीबन कोई 15.5% हुई है। और अगर आप 24 घंटों को निकाल के एक हफ्ते का मवाजना करते हैं तो तकरीबन कोई 9.9% जो है पॉजिटिविटी शरह है। और इसी तरह पूरे सूबा सिंध की अगर आप पॉजिटिविटी रेशो को देखते हैं तो तकरीबन कोई 6.5% पर सूबा सिंध खड़ा हुआ है। बट डिस्पाइट द फैक्ट कि ये केसेस जो है इस नए वेरिएंट की वजह से बड़ी तेजी के साथ इसका इजाफा हो रहा है, जो क्रिटिकल केसेस हैं उसके अंदर उस तरह इजाफा देखने में नहीं आया। हम अस्पताल के डेटा को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि पिछले 24 घंटों में किसी शख्स की कोरोना वायरस की वजह से मौत वाक़ई नहीं हुई। और अगर आप अस्पतालों के डेटा को देखते हैं तो ये पता ये चलता है कि पूरे सिंध में तकरीबन कोई 11 पेशेंट्स हैं जो कि वेंटिलेटर पे हैं, और वो 11 के 11 का ताल्लुक कराची शहर से है। और तकरीबन कोई 58 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट के ऊपर अस्पतालों में है। तो गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को असेस कर रही है कि गो के नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं या वो पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है उसका उस तरीके से इजाफा नहीं हो रहा। इसलिए गवर्नमेंट इस चीज़ को एम्फसाइज करना चाहती है कि शहरी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में वैक्सीनेट कराएं, बूस्टर शॉट्स लें, और उसके साथ साथ अपनी समाजी तकारीब में समाजी जो कमिटमेंट्स हैं उसके अंदर मास्क को लाजमी तौर पर पहने। राइट। अच्छा मुर्तज़ा, ये भी बताइएगा कि यूँ तो वफाकी हुकूमत की ख्वाहिशात के बरअक्स हमने देखा है कि सिंध हुकूमत लॉकडाउन और दीगर पाबंदियों में हमेशा आगे रही है, लेकिन इस बार मतलब उतनी एक्टिविटी हमें नहीं नज़र आ रही जितना हमने पहले प्रोएक्टिव सिंध हुकूमत को देखा है। तो अगर शादी ब्याह की तकरीबात जो फंक्शंस हैं उनसे ज़्यादा कोरोना फैल रहा है तो इसका तो बंदोबस्त हो सकता है, या आपको लगता है कि अभी इसका वक्त नहीं आया कि ये सारी चीज़ें बैन की जाएँ या बंद की जाएँ? मैं शहरियों से मुखातिब होकर ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर शहरी चाहते हैं कि कोई सख्त फैसला ना हो, कोई ऐसा चीज़ों को रोकने का फैसला ना हो, तो शहरियों को हुकूमत का साथ देना चाहिए, हुकूमत की मदद करनी चाहिए। और मदद के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो मास्क पहनना है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इन तकारीब में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, मास्क को अवॉइड कर रहे हैं। और ये जो शादी ब्याह के इवेंट्स हैं वो एक बड़े स्प्रेडर
कोविड के बन रहे हैं। मैं खुद बहुत सारी ऐसी शादी के वाक़यात को जानता हूँ जहाँ पर शादी ब्याह की तकारीब के बाद जो ख़ानदान था, घर वाले थे, उनको कोविड पॉजिटिव हो गए। तो मैं समझता हूँ बजाय इसके कि हम उस मुश्किल कदम की तरफ जाएं जहाँ पर सख्ती इतनी करनी पड़े कि इन तकारीब को हम बंद कर दें और फिर वो जो इकोनॉमिक एंगल और उसके अंदर फिर फेडरल गवर्नमेंट की नुक्ताचीनी स्टार्ट होती है, बेहतर ये होगा कि हम लोग सब अपना अपना किरदार अदा करें और वो किरदार है मास्क पहनने वाला, वो किरदार है वैक्सीनेट कराने वाला। अच्छा मुसा साहब, अब आज 10 है, PSL इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो एक अहम सवाल ये भी है कि अब ऑलमोस्ट 15 दिन रह गए हैं, क्रिकेट का एक बड़ा मेला सजने जा रहा है, PSL की खूब रौनक भी होगी और हम सब चाहते हैं कि हो, लेकिन कोरोना की ये 5वीं लहर भी है। ये इवेंट कराची में आपको मुमकिन नज़र आ रहा है? अब तक क्या अंदाज़ा लगाया गया है आप लोगों की तरफ से? जब मैं एक तो इसकी तस्दीक करना चाहूँगा कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है सिर्फ कराची शहर में नहीं फैल रहा, ये मुल्क भर में इसके केसेस आ रहे हैं। स्पेशली जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स हैं वहाँ पर तेज़ी के साथ केसेस में इजाफा हो रहा है। बट जो सिचुएशन मुस्बित है वो यही है कि हॉस्पिटलाइजेशन उस तरीके से नहीं हुई। तो 2 हफ्ते बाद, 2.5 हफ्ते बाद चीज़ों को वापस असेस किया जाएगा और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, अगर सिचुएशन ऐसी रही जहाँ पर हमारे कोविड पॉजिटिव केसेस का अस्पताल के साथ उस तरह का प्रेशर नहीं पड़ रहा, अस्पताल अंडर प्रेशर नहीं आ रहे, तो मैं समझता हूँ हम नॉर्मल चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं उन एहतियात के साथ। तो बेसिक चीज़ यही है कि अस्पताल की सिचुएशन को हमें देखना होगा। माजी में सख्त फैसले इसलिए किए थे कि वो सख्त फैसले करना नागुज़ीर हो गया था बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑन द हॉस्पिटल्स, क्योंकि अभी तक हमारे प्राइवेट हों या पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हों उसके ऊपर उस तरह का प्रेशर नहीं आ रहा, नंबर ऑफ क्रिटिकल पेशेंट्स के अंदर उस तरीके से इजाफा नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूँ अभी इस तरह का कोई फैसला करना कबल अज़ वक्त है। जैसी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा और जो ग्राउंड रियलिटी होगी उस पर मबनी फैसले सिंध हुकूमत करेगी। शुक्रिया आपका मुर्तज़ा। हम यहाँ पे किसी को रिलैक्स करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन एक गुफ्तगू से सेंस ये आ रही है कि ओमिक्रॉन का शिकार तो हो रहे हैं लोग, लेकिन उनकी हालत क्रिटिकल नहीं हो रही है। एक इसका बड़ा फैक्टर ये भी हो सकता है कि लोग वैक्सीनेटेड हैं जिनको हो रहा है, और एक अभी तक इब्तदाई तौर पर यही मालूमात इस वेरिएंट के हवाले से आई थी कि शायद ये उतना लीथल, उतना खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट था। लेकिन एक और मिक्स की भी आप बात कर रही थी, ओमी डेल्टा समथिंग लाइक दैट। नॉट इन पाकिस्तान दो, आपको पता है कि बाहर की भी हम नजर तो रखते हैं कि क्या क्या खबरें हैं, तो एक और वेरिएंट की भी बात हो रही है, लेकिन अभी हम उसकी बात करके कोई डेल्टा ओमिक्रॉन से मिक्स। अच्छा, बट वी विल नॉट मेंशन दैट हियर बिकॉज वी आर नॉट अभी हमें उसका खतरा नहीं है, लेकिन चूंकि दुनिया में हो रहा है तो हमने कहा यहाँ मेंशन कर दें। वकार भट्टी हमारे साथ हैं, रिपोर्टर हैं द न्यूज़ के, और इनकी बड़ी नज़र है कराची में ख़ास तौर पे कोरोना वायरस के जो हालात हैं, ख़ास तौर पे जो अभी ओमिक्रॉन के हालात हैं, उसके हवाले से बात करनी है। वकार जी, अभी हमने मुर्तज़ा वहाब से बात कर रहे थे, उनकी बातों से हमें ये लगा वकार के इतनी इमरजेंसी टाइप सिचुएशन अभी नहीं है। वो एडवाइस कर रहे थे लोगों को ये शादी ब्याह खुद ही ज़रा कर्टेल कर लें, मास्क वगैरह पहन लें, तो इन कंट्रोल चीज़ें आ सकती हैं। अभी भी हम उस तरफ हैं। वकार, आपकी रिसर्च अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपने भी बड़ी नज़र रखी हुई है, क्या कहती है कि कंट्रोलेबल है अभी सिचुएशन? देखिए, कंट्रोलेबल तो हर वक्त होती है सिचुएशन, लेकिन इस वक्त सिचुएशन अलार्मिंग हो रही है। माहिरीन ये कह रहे हैं कि आज जो है पॉजिटिविटी 15.52% थी, लेकिन चूंकि वीकेंड था तो वीकेंड पे टेस्ट कम हुए, क्लिनिक्स बंद थे, तो ये वरना अगर ये आज इंशाल्लाह अगर मैं कह रहा हूँ खुदा न खास्ता ये सिचुएशन हम देखेंगे कि ये पॉजिटिविटी में मुझे तो 5 से 6% इजाफा नजर आ रहा है अगर हम आज शाम में या कल सुबह हम जब बात कर रहे होंगे। देखें, वो लोग जो कि माइल्ड जिनको डिजीज हो रही है, ये वो लोग हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है, कोविड हो चुका है, उन्हें बूस्टर लग चुका है। लेकिन ये याद रखिएगा कि कराची में वैक्सीनेशन की शरह जो है पाकिस्तान में सबसे कम है, वो सिर्फ 40% है, और एक बड़ी तादाद जो खवातीन की है, घरेलू खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो अनवैक्सीनेटेड है, जिसके लिए ये डोर टू डोर कैंपेन की बात हो रही है। तो अगर ये हमारी शरह जो है बढ़ती है, एक यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं कि आगा खान यूनिवर्सिटी की जो लैब है, कल उसकी पॉजिटिविटी 30% थी और आज 27% थी। अभी इस वक्त जो है हमारे पास 760 केसेस हैं, लेकिन अगर पॉजिटिविटी बढ़ेगी और वो लोग जो कि अनवैक्सीनेटेड है वो बढ़ेंगे तो उनकी जो है एक खासी बड़ी तादाद जो है हॉस्पिटल जाएगी। अभी तक क्या डेटा है, क्या रिफ्लेक्ट करता है
ये जो तासुर है कि जी ओमिक्रॉन से उतने क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा, या क्या फैक्ट्स इसको सपोर्ट करते हैं, या फिर इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, मे बी अभी तक वही लोग अफेक्ट हो रहे हैं जो वैक्सीनेटेड हैं और उसकी वजह से उनकी हालत नहीं बिगड़ रही है? क्या बताया गया है अब तक? देखिए, जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ रही है वैसे वैसे हॉस्पिटलाइजेशन में इजाफा होना शुरू हो गया है। मेरी डॉक्टर फैसल सुल्तान से, जो कि मुशीर सेहत है, मामले खुसूसी बराए सेहत, उनसे मेरी बात हुई थी। उनका कहना यह था कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये माइल्ड डिजीज कॉज करेगा या लोगों को सिर्फ हल्का नज़ला जुकाम की कैफियत रहेगी। उनका कहना यह था कि ये हमें देखना पड़ेगा और हमें खदशा है कि इस हफ्ते के आखिर में, अगले हफ्ते के शुरू में हॉस्पिटलाइजेशन में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। अभी जो मेरे सामने डेटा है उसके मुताबिक कराची में हॉस्पिटलाइजेशन में मामूली सा इजाफा होना शुरू हो गया है। तकरीबन 110 के करीब लोग जो है हाई और लो फ्लो ऑक्सीजन पे चले गए, 11 लोग वेंटिलेटर पर हैं। तो डेटा तो इंडिकेट कर रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन में इजाफा होना शुरू हो गया। अगर ये 700 केसेस बढ़ेंगे तो हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ेगी। जी वकार, कोई ऐसा भी डेटा है आपके पास कि चूंकि अब हम ओमिक्रॉन की इतनी बात कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि फिगर्स आर गोइंग अप, ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, इसी तरह वैक्सीनेशन भी ज़्यादा हो रही है, मतलब कुछ हम बैलेंस आउट कर सकते हैं कि लोगों को कुछ खौफ हो, जिन्होंने अभी तक नहीं करवाई वैक्सीनेशन, वो जा रहे हो अपने आप को वैक्सीनेट कराने? देखिए, वैक्सीनेशन के हवाले से ये है कि कराची में वैक्सीनेशन पूरे सिंध में सबसे कम है। एक तो ये बात है कि कराची चूंकि सबसे बड़ा शहर है, आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है वैक्सीनेशन की शरह उतनी नहीं है। हालांकि लोगों को ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी है लेकिन उसके रेशो कम है। दूसरी जानिब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिंध हुकूमत ने कराची में 271 सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर वैक्सीन फराहम की है। प्राइवेट इदारों को बड़ी तादाद में वैक्सीन फराहम की है। अब आपके घर के नज़दीक जो बड़े अस्पताल हैं, लियाकत नेशनल अस्पताल है, ज़ियाउद्दीन के मुख्तलिफ सेंटर्स हैं, मुख्तलिफ लैब्स हैं, वहाँ पर कोरोना की वैक्सीन मौजूद है, जो कि न सिर्फ बच्चों को लगाई जा रही है बल्कि बूस्टर डोजेस भी लगाए जा रहे हैं, लैब्स में लगाई जा रही है। तो एक तो वैक्सीन जो है उसकी फराहमी जो है बहुत आसान कर दी गई है। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ किसी बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल में जाएं, प्राइवेटली भी लगवा सकते हैं, हर जगह लगवा सकते हैं। ये सारी सूरत हाल है, बस लोगों को लगवानी है वैक्सीन। हम और आप अरसा दराज से यही बात लोगों से कर रहे हैं, प्ली कर रहे हैं। इनफैक्ट वकार, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। हम इंशाल्लाह जल्द आपसे रब्ता करेंगे। और जिस तरह लोगों की तादाद बढ़ रही है, इस बीमारी से अफेक्टेड लोगों की तादाद बढ़ रही है, उस तरह से हॉस्पिटलाइजेशन भी वकार ये कह रहे थे कि इंक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आप बहुत ही माइल्ड बीमार होंगे अगर आपको ओमिक्रॉन खुदा न खास्ता हो जाता है। कैन वी जस्ट रिमाइंड यू, आपको याद होगा इतनी देर तो गुजरी नहीं है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि एकदम से इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट्स, नई बीमारियां इस किस्म की आए तो वो संभाल सके। पहले भी ये हुआ था कि उस बोझ तले बिल्कुल दब गए थे। तो लेट अस नॉट पुट आवर हेल्थ केयर सिस्टम और आवर ओन हेल्थ। आई वंडर, अगर हम 15.5 पे पहुंच गए और खुदा न खास्ता और बढ़ता है ये सारा सिलसिला, तो ये गैदरिंग्स किस तरह चलती रहेंगी? स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इसके क्या फैसले होंगे कराची में? क्योंकि अब सर्दी की छुट्टी भी खत्म हो गई है, बहुत से स्कूल अपने तय ही ऑनलाइन शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी भी सरकारी सतह पे कोई फैसला होना बाकी है। ब्रेक के बाद हम कुछ इस सिलसिले में और कुछ दीगर बातें करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वंस अगेन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अच्छा, कुछ और बात से शुरू करते हैं, बिकॉज हम कोविड की बात कर चुके हैं और मरीज आने हैं कि हम अभी और बात करेंगे क्योंकि कुछ पहलू अभी भी रहते हैं। लेकिन एक और चीज़ आपको बतानी है, पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के हमारे बड़े फेवरेट वर्सेटाइल अदाकार हुमायूं सईद को एक और एजाज़ हासिल हो गया है, और वो ये है कि वो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल में कास्ट होने वाले पहले पाकिस्तानी अदाकार बन गए। तो तालियां बजाना चाहता हूं मैं इस मौके पे। सीटी बजाए, मैं तालियां बजा रही हूं, मतलब जबरदस्त भाई। और हुमायूं सईद ऑलरेडी पाकिस्तान में वैसे माशाल्लाह एक तो टैलेंटेड हैं, एक तो सुपरस्टार हैं, और उसके बाद किस्मत भी बड़ी जबरदस्त किस्मत भी मतलब है। जो भी करते हैं, चाहे वो फिल्म जब इन्होंने की तो वो ब्लॉकबस्टर हो गई, चाहे फिल्म के इतने अरसे बाद एक टीवी ड्रामा किया तो उसने तारीख रकम कर दी। मुझे तो शक है कि गाना भी शुरू कर देना आज तो उस पे भी ये हिट हो जाएंगे। तो आपको ये बता दें कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली पर बनने वाली मकबूल तरीन सीरीज है द क्राउन, इसका नाम है। इसके 5वें सीजन में पाकिस्तानी सर्जन डॉक्टर हसनात खान का किरदार जो है वो हुमायूं सईद। अच्छा, स्पेकुलेशंस थी मैंने, क्योंकि इससे पहले फवाद खान का नाम सुना था इस सिलसिले में, लेकिन वो बातें तो बहुत सी बातें हो रही थी, लेकिन अल्टीमेटली फिर वैसे हुमायूं सईद की मुझे लगता है थोड़ी रिजेम्बलेंस भी है। बना देंगे, आपको बना तो देते ही हैं, गेटअप आर्टिस्ट बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी रोल इनका ये है कि डॉक्टर हसनात का एक ऑब्वियसली एक रोमांटिक लिंक था विद प्रिंसेस डायना, तो रोमानवी ताल्लुक था।
रोमांटिक लिंक भी अंग्रेजी में वही कहते हैं, चलो रोमानवी कर दो। तो बेसिकली वो रोल जो है वो प्ले करेंगे 95 से 97 तक, 2 साल काफ़ी इनके चर्चे भी रहे थे डॉक्टर हसनात के। सो दैट इज़ द कैरेक्टर दैट हुमायूं सईद इज़ गोइंग टू प्ले। और मिस्टर वंडरफुल कहती थी लेडी डायना डॉक्टर हसनात को। रियली? यस। बढ़िया, आपको हिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है। सो बहुत सी इत्तलात थी, बहुत सी जिसे कहते हैं ना, उस ज़माने में तो बड़ी गॉसिप, बड़ी चमगोइयाँ होती थी कि भाई ये शादी कर चुके हैं या शादी करने वाले हैं। फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर एंड रेड, बिकॉज मैं बहुत बड़ी फ़ैन होती थी प्रिंसेस डायना की, शी वांटेड टू मैरी हिम, ही वाज रिलक्टेंट टू मैरी हर बिकॉज ऑब्वियसली उनकी बैकग्राउंड, वो जहाँ से आए थे वो बिल्कुल एक ब्रिटिश प्रिंसेस को तो से शादी शायद नहीं कर सकते थे, और इसी किस्म की कोई रीजनिंग थी। अच्छा जी, खैर। अब हमें द क्राउन से ज़्यादा बेहतर पता चलेगा ना कि क्या हुआ था, क्या हुआ था। सो आई एम श्योर कि आप लोगों ने देखे होंगे, वैसे आई एम नॉट श्योर, व्हाई एम आई श्योर वैसे लेकिन अब हुमायूं सईद चूँकि अगले सीज़न में होंगे मौजूद, तो बहुत से लोग जिन्होंने नहीं देखा है सीज़न, उनका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और वो ये देखेंगे। तो उनको भी 4 पहले देखने पड़ेंगे और फिर पांचवी ये जो सीज़न आएगा। अच्छा, सो ही विल बी कास्ट ऑपोजिट द कैरेक्टर हु इज़ बीइंग कास्ट फॉर प्रिंसेस डायना, जिनका नाम क्या है? एलिजाबेथ? नहीं, प्रिंसेस डायना हर एज में चेंज हुई हैं। अच्छा, क्योंकि पिछले क्राउन में एमिली समथिंग थी ना, वो जो बिल्कुल ही यंग दिखाई थी। अच्छा चलो, हाँ, एमिली कॉरिन थी। हाँ, तो अब वो एक और कैरेक्टर, अब इस दफा एलिजाबेथ डिपिकी हैं, सो क्योंकि वो एज के हिसाब से चेंज कर रहे हैं बेसिकली। ओह वेल, चलें छोड़ेंगे। तो हमने हुमायूं सईद की करनी है, तो कौन प्रिंसेस डायना प्ले कर रहा है, दैट्स अनदर स्टोरी। बहुत सी और बातें करनी है। मैं तो कह रहा था कि ढोल शोल लेके कोई पहुंचा नहीं आज सुबह 7 बजे से ग्रीन लाइन के लिए। हाँ, मतलब है कि इतने अरसे बाद, मतलब सालों बाद लिटरली ये खुशी नसीब हो रही है, और ये खुशी कराची वालों को लिटरली दिहाइयों बाद नसीब हो रही है। ये ग्रीन लाइन तो चले चंद सालों से प्रोसेस में थी, लेकिन ये तो मेरा ख्याल है इसलिए अभी तक कोई इतनी शोशा नहीं हो रही, बिकॉज इट्स हार्ड फॉर पीपल टू इवन बिलीव कि ऐसी कोई चीज हम जरा वहां से आपको एग्जैक्ट सूरत हाल पहुंचाएंगे कि क्या लोग एक दूसरे को चुटकियां तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो नहीं काट रहे। ये अच्छी बात है, और अच्छी बात की हम मुबारकबाद भी देंगे, एंड ऑफ कोर्स हम आपको अपडेट भी देंगे। बट लेट अस गो बैक टू मरी अ लिटिल बिट, और थोड़ा सा दोबारा इसका एक और पहलू पे बात करते हैं, जिक्र करते हैं। ऑफ कोर्स वी हैव आवर गेस्ट एज वेल। मरी में आपको बताएं कि पेश आने वाले साने के फौरी बाद ये बात भी सामने आई है कि महकमा मौसमियात ने शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था, लेकिन इंतजामिया खामोश रही। ये मतलब ये कितनी कोई पेनफुल रियलिटी है। क्या एक होता है अलर्ट जारी करना रिवायती तौर पर, जिस तरह एक नहीं ये अनप्रेसिडेंटेड बर्फ की हम बात कर रहे हैं। एक होता है कि ऊपर से नीचे तक तहलका मचा देना। आई वंडर कि उस नौयत से लोगों को जगाने और हिलाने की कोशिश की गई थी कि भाई ये तूफान आ रहा है। एब्सोल्युटली। अच्छा, आपको ये भी बताइए, सयाहों की बड़ी तादाद में मरी आने पर कोई कदम नहीं उठाया, और महकमा मौसमियात ने 6 और 7 जनवरी के लिए मरी, गलियात, कागान और सबात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था। और महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही कह दिया गया था कि शदीद बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें जो हैं वो बंद हो सकती हैं। बड़ी डिटेल उन्होंने दी थी। मुताल्लिका इदारों को ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र मोहतात रहने की हिदायत भी की गई थी, लेकिन मरी में रिकॉर्ड तादाद में सयाहों की आमद की खुशी मनाने वाली हुकूमत ने सयाहों को मौसम के रहमो करम पर छोड़ दिया। और दोबारा, मतलब ऑनेस्टली दैट वन ट्वीट ऑफ फवाद चौधरी, ही कुड हैव आल्सो वार्न्ड द पीपल, क्योंकि उनकी ट्वीट्स इतनी वो वायरल होती हैं, इतने लोग पढ़ते हैं कि इंस्टेड के वो इतनी तारीफ़ें करें और बेसिकली शो भी मार रहे थे, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट भी जारी कर देते, भाई बी केयरफुल कि ये हालात कोई ख़ास नहीं है। मेरी बात सुने, इंतज़ामिया की जिम्मेदारी थी कि जब इतनी लाखों, ऑलरेडी हम कितनी दफ़ा ये कह चुके हैं कि आ गई हैं गाड़ियाँ, तो उनको रोका जाए। मरी में गाड़ियों का दाखिला बंद करना कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। मोहम्मद रियाज साहब डीजी मेट हमारे साथ वी नीड टू फाइंड आउट कि अभी मौसम का कैसा है और क्या सूरत हाल रहेगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज साहब। बताया गया है कि मरी के मौसम से मुताल्लिक पहले तो महकमा मौसमियात की एडवाइजरी थी, तो क्या कोई स्पेशल एडवाइजरी थी? क्योंकि जो नौहियत हमने देखी है मौसम की, उसके लिए तो जरा आप लोगों को झंझोड़ना चाहिए था, इंतजामिया को रेड लाइट ऑन कर देनी चाहिए। क्या बताया था आपने लोगों को, और क्या वाज़े तौर पर सड़कें बंद होने और हंगामी सूरत हाल के मुताल्लिक अलर्ट किया था लोगों को? जो भी आपका रूटीन है वही रूटीन ही था या फिर कुछ और भी था उसमें एडवाइजरी में? जी बिल्कुल, डेफिनेटली फर्स्ट एक तो एडवाइजरी फर्स्ट को इशू हुआ था 1 जनवरी, और सेकंड 5 जनवरी को इशू हुआ था, और जिसके चूंकि इनके साउथ से बलूचिस्तान से स्टार्ट हुआ था वेदर एक्टिविटी, और आगे फिर ये
जो नॉर्दर्न पार्ट्स में इनकी एक्टिविटी होनी थी, जो वेदर सिस्टम था, और उसमें फ्लैश फ्लडिंग भी मेंशन किया हुआ था। इसके लिए जो एडवाइस था, सिमिलरली जो स्नोफॉल पोटेंशियल एरियाज थे, जिस तरह गलियात है, मरी है और एरियाज है, उन सब के लिए जो उनके इम्पैक्ट्स थे वो लिखे हुए थे। एडवाइस किया हुआ था कि सड़क चूंकि इससे ब्लॉक हो सकते हैं, उसमें जो पहाड़ी तोदे वो भी गिर सकते हैं, स्लाइडिंग भी होती है, तो इसकी वजह से एहतियात की जाए। तो इस किस्म के एक्टिविटी उसमें मेंशन थी। अच्छा मोहम्मद रियाज साहब, आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि महकमा मौसमियात की इतलात आवाम तक ना पहुँचे ये तो मुमकिन है, लेकिन हुकूमत और इंतज़ामिया तक ना पहुँचे ये मुमकिन नहीं है। तो क्या इंतज़ामिया का रिस्पॉन्स मुनासिब नज़र आया आपको, या उन्हें सूरत हाल की संगीनी का, नौयत का एहसास ही नहीं हुआ? आप इसको क्या समझते हैं कि हुआ क्या होगा? What went wrong? नहीं जी, डेफिनेटली वो उन्हें एक्टिविटी तो शो किया था, क्योंकि एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है। मिड डिपार्टमेंट अपनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट से, नेशनल है, डिजास्टर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट है, और वो फिर आगे उसकी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में है, उसके अंदर वो लेके जाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो जाती है। तो वो डेफिनेटली कुछ एक्शंस तो उन्होंने लिए हुए हैं। तो मेरी उसी दिन मेरी खासकर जो चेयरमैन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, उससे उसका भी कॉल आया था, उसको भी ये इन्फॉर्मेशन वो ऑलरेडी फील्ड के अंदर था, वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था। तो इस तरीके से और मतलब जो एक्शंस थे वो तो मेरे ख्याल में ले रहे थे, लेकिन चूंकि स्टॉर्म ज़्यादा था, एक्टिविटी ज़्यादा थी, इसी वजह से मेरे ख्याल में तो बहरहाल वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो मिड की इंफॉर्मेशन थी वो ऑलरेडी कम्युनिकेट हुए थे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज साहब हमसे बात करने का। लेकिन ये भी बात यहाँ ज़रूर हमें बतानी चाहिए कि NDMA का इटसेल्फ कोई इन दिनों से पहले नोइंग कि इतनी बड़ी डायरेक्टिव आ चुका है कि एक स्नो स्टॉर्म आने वाला है, उनकी कोई स्पेशल मीटिंग, दे डिड नॉट कॉल फॉर अ स्पेशल मीटिंग टू गिव सम इंस्ट्रक्शंस कि भाई ये करना है वो करना है। तो वरना ऐसा कुछ होने वाला हो, या आपको एक मौसम के हवाले बताया, ईमेल महकमा मौसमियात की रिवायती तौर पर मौसूल हुई होगी, पता नहीं पढ़ी है, किसी ने नहीं पढ़ी है, या तो दिस रिक्वायर्ड सम सीरियस एक्शन। तो इस पे तो इन लोगों को एक मीटिंग कॉल करनी चाहिए, and a few telephone calls as well, and कि भाई हमने एडवाइजरी भेजी है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, प्लीज लुक इनटू इट। सो महकमा मौसमियात कहता है कि उनका जो SOP है उसके तहत उन्होंने अलर्ट जारी कर दिया था प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज वगैरह को। तो इंक्वायरियां जिनकी अनाउंसमेंट्स की गई हैं हुकूमती सतह पे, लेट्स सी कि उन इंक्वायरियों में क्या बात सामने आती है। आज क्या हालात हैं और ख़ास तौर पे उन इलाकों में मौसम के हालात हमने आपको बताने हैं। एज वी स्पीक क्या हो रहा है, मुजफ्फराबाद से हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी ने। सबसे पहले तो उनसे पूछते हैं, आरिफ बताइएगा क्या हालात देख रहे हैं मुजफ्फराबाद में, और क्या फोरकास्ट है, ऑन द ग्राउंड रियलिटी क्या है? आज़ाद कश्मीर का मौसम तो बाहर सूरत बहुत खूबसूरत है, और इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो जो शुमाली और वस्ती अजला हैं, यहाँ कहीं पे बादल हैं, कहीं पे मतला जुज़वी तौर पे अबर आलूद है, कहीं पे धूप चमक रही है, लेकिन सर्दी बाहर सूरत अपनी पूरी जोबन पे है, भरपूर शिद्दत के साथ सर्दी है। जो आज़ाद कश्मीर के शुमाली अजला हैं जिसमें वादी नीलम का इलाका हमारा आता है, वादी लीपा है, इन इलाकों में तो बर्फ़बारी की वजह से जिनकी मरकज़ी शाहरात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं, जिन्हें खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। तो इन इलाकों में तो सयाहों की आमद सरदस्त मुतवक्के नहीं है। कुछ एडवेंचर के दिलदादा कुछ सयाह जो मौजूद हैं तो वो तमाम इस मौसमी सूरत हाल से अच्छी तरह आगाह हैं, और उस हिसाब से वो यहाँ पे सियाहत के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार होके आ रहे हैं। जबकि जो हमारे वस्ती अजला हैं जिसमें हमारा ज़िला पुंछ है, जिसमें बनजोसा है, तोली पीर है, इस तरह के बहुत खूबसूरत से इलाके हैं, वहाँ पे भी चूँकि हाइट बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, बड़ी कम बर्फ़ पड़ती है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, ये एडवेंचर की बात हो रही है, मतलब ऑनेस्टली एडवेंचर और मिस एडवेंचर यानी किसी डिज़ास्टर में बड़ी थिन लाइन होती है। अगर तो बच गए, वहाँ से निकल आए तो सब कुछ एडवेंचर लगना स्टार्ट हो जाता है, और जब नहीं होता तो ये हालात होते हैं। आज़ाद कश्मीर में भी जो वादी नीलम और लीपा वगैरह के इलाके हैं वहाँ पर कई फुट बर्फ़ पड़ चुकी है। सो बिल्कुल अपने जहन से कोई भी एडवेंचर या बर्फ़ से महसूस होने का ख्याल, मेरा ख्याल है जहन और दिल दोनों से निकाल दीजिए। And I can't believe I'm saying that because I'm always up for adventure, लेकिन ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ है। अच्छा, सवात के हालात भी हमें बता रहे हैं, महबूब अली हमारे साथ है। महबूब अली, क्या मौसम है सवात का, ज़रा ये तो बताएं।
इस वक्त सूरत हाल ये है कि वादी स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला थम गया है, जबकि स्वात के बड़ा इलाकों वादी कलाम, म्यादम, मालम जब्बा, महोडन और मटिलतान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। मतला जो है वो साफ हो गया है। ताम गुज़िश्ता 3 रोज के मुसलसल बर्फबारी के बाद तकरीबन 4 फुट तक बर्फबारी हो गई थी, जिसके बाइस अब भी कलाम महोडन रोड जो है वो हर किस्म के अमदोरफ्त के लिए बंद हो गया है, जिसके बाइस मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। ताम अगर हम मलम जब्बा और कलाम रूट की बात करें तो इंतजामिया की जानिब से इन दोनों रोड्स को साफ कर दिया गया है, इसलिए वो तमाम सैयाह जो कि इन इलाकों का रुख करना चाहते हैं वो इन इलाकों में जा सकते हैं और हसीन मनाजिर से लुत्फ उठा सकते हैं। तहम मकामी इंतजामिया की जानिब से आने वाले सैयाहों को एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत तमाम सैयाहों को यह कहा गया है कि अगर आप अपनी गाड़ी में बाला इलाकों का रुख करना चाहते हैं तो अपनी गाड़ी के टायर्स को चेन जरूर लगाए, ताकि आपका सफर जो है वो एक महफूज सफर हो। अच्छा, यानी यहाँ एडवाइजरी जारी की गई है कि आप अपनी गाड़ी के टायर्स पे चेन वगैरह लगवा लें, और लोग तो वैसे बड़े एंजॉय करते नजर आते हैं। मतलब जो एंजॉय कर रहे हैं वो एंजॉय भी कर लें, जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि ये लिटरली मतलब कहीं भी बात जा सकती है। बी केयरफुल लोगों के लिए भी और इंतजामिया के लिए भी, दोनों के लिए है। ज़ियारत से भी पता कर लें कि ज़ियारत में भी बड़ी खूबसूरत विजुअल्स, मतलब दूर से तो हम पता नहीं, मुझे अब लिटरली ये एहसास होता है कि हमें विजुअल्स को खूबसूरत और दिलकश और दिल फरेब कहना भी चाहिए, क्योंकि जो सानेहा हो गया है ना, उसके बाद ये अल्फाज भी हमें ज़रा अजीब से लगना शुरू हो गए हैं इस्तेमाल करते हुए, कि कहीं हमारे इन अल्फाज के इस्तेमाल की वजह किसी के जहन में एडवेंचर ना आए और कोई पहुंच ना जाए और खुदा न खास्ता कोई सानेहा ना हो जाए। फिर इस तरह बाय पार्ट्स ना लेना एडवाइस। हम साथ साथ हमेशा यही कहते हैं कि थोड़े सी इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाएं। ये जो स्मार्टफोन्स रखे हुए हैं इनके अंदर एक ऐप होती है, उसमें आपको मौसम का हाल पता चल जाता है। नूर जमान अचकज़ई हमारा वेट कर रहे हैं और हमें ज़ियारत और गिरदोनमा का अहवाल बताएंगे। जी देखिए, बलूचिस्तान का अगर मरीज से मुआवजा किया जाए, बलूचिस्तान में वाहिद सियाती मकाम जो है वो वादी ज़ियारत है। इसके अलावा कोयटा के नवाई इलाकों में हाना उड़क, हाना झील भी है। साथ ही कोजक टाप जो कि चमन कोयटा को लिंक करता है, वहाँ पर शिलबाग टनल भी, वहाँ पर भी लोग सयाह जाते हैं। इसी तरह जो दिगर खान में तर्ज़े के मकाम है, किला सिफला, मुस्लिम बाग के मकाम पर, वहाँ पर भी लोग जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर वादी ज़ियारत जाते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ती है, 3 से 4 फीट तक बर्फ़ पड़ती है। वहाँ पर पिकनिक पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस मरतबा PDMA ने मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट है उनके इंतजामिया की मदद से भारी मशीनरी फराम किया गया था, जिसके बायस सड़कें जो थी वो अगरचे पिछले सालों में दिनों तक बंद रहती थी, लेकिन इस मरतबा चंद घंटों के लिए एम को इशारा है और राब्ता सड़कें बंद रही। अब अगर वादी ज़ियारत की बात कीजिए, वादी ज़ियारत में भी ज़िले इंतजामिया, PDMA और दीगर जो सूबाई हुकूमत के मातहत इदारे, उन्होंने सयाहों के लिए भरपूर इंतजाम तो किए थे, क्योंकि राब्ता सड़कें खोल ली थी। जो यहाँ पर जो गेस्ट हाउसेज है उसके किराए बढ़ा दिए हैं। सयाह हमेशा इस बार शिकायत कर रहे कि पिछले सालों एक कमरा अगर 1000 रुपये में था तो इस मरतबा 5000 रुपये में किराए पर देते थे, 10,000 रुपये तक दिया जाता था और वहाँ पर वसाइल भी फराम नहीं किए जाते। ये सारे सूरत हाल तो हमने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की बता दी, ज़ियारत और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल और सवात वगैरह की। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं, अहसान खाबर साहब। सानेहा मरी भी कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट कि सब कुछ हो गया, अभी तक नाकाबिल यकीन लगती है सूरत हाल, और वो विजुअल्स जो है ना, वो गाड़ी खोल के जो वो जहन से नहीं निकल पाते हैं। सर बताइएगा हसन साहब कि यूँ तो इंक्वायरियाँ कॉल हो गई हैं, 2-4 मअतलियाँ भी बाय द वे हो जाएंगी अपेरेंटली, लेकिन जो कुछ हो गया फौरी तौर पर इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? बात हम सबको समझनी है कि एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें जो भी ट्रैवल एडवाइजरीज मिलती हैं, चाहे वो पुलिस की तरफ से आए, चाहे वो इंतजामिया की तरफ से आए, हमें उनको सीरियसली लेना चाहिए, ये अपनी जगह है। लेकिन वहाँ पर रिलीफ और रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है, गाड़ियों को वहाँ ना जाने देना, ट्रैफिक को बंद करना, एंट्री पॉइंट सील करना, ये बहरहाल रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, और हुकूमत ने ये काम किया भी है। अब एक इंक्वायरी भी की जा रही है देखने के लिए कि किसी किस्म का कोई लैप्स था, कोई डिले था या नहीं था। लेकिन ये है कि वो एक एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें ट्रैवल एडवाइजरी को सीरियसली लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि वो लोग जो हैं वो जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। हमारे में से कौन सा कॉन्सेप्ट ट्रैवल एडवाइजरी वाला जो नशर की जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है? वनडे लोग रिक्शे मोटर बाइक्स पे इस पहाड़ों में घुस रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने खुद ही से पता चल जानी थी उनको? खास तौर पे अगर वफाकी हुकूमत को, हसन ये हम आपको बताना चाह रहे हैं, लाखों सयाहों की मरी आमद को मेडल की तरह उन्होंने सीनर पर सजाया हुआ था, तो अब भी किसी ना किसी अंदाज में इन हलाकतों को माशी खुशहाली से जोड़ने की कोशिश की जा रही है बाय द वे। तो क्या वुज़रा का ये रवैया आपको ठीक लग रहा है कि वो अभी तक इस चीज़
चीज़ को किसी तरीके से ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इनफैक्ट जो चले गए उन्हीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है कि शायद वो ट्रैवल एडवाइजरी जो कि उन्होंने खुद हुकूमत ने नहीं देखी तो ये बेचारे सयाह क्या देखते। तो क्या सयाहों की आमद पर खुशियाँ मनाने के साथ साथ इसकी तैयारी भी कर ली जाती तो क्या ही होता और कितना बेहतर हो जाता है ये सारा मामला? नहीं, देखिए, तैयारी से तो कोई इनकार नहीं है, तैयारी की भी है और मजीद बेहतर भी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि ये बिला वजह दो चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। सेहत का जो शोबा है वो अच्छा भी है, हमें उसमें तरक्की भी करनी है, तरक्की हो भी रही है। पिछले कुछ सालों में बहुत सरमायाकारी भी आई है, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको रुजू भी किया इस तरफ, तो ये एक अच्छी बात है। अब ये है कि अगर सारे लोग एक जगह पे आ गए हैं और वहाँ पे सर्विसेज जो है ट्रिपल डाउन कर गई हैं, तो हमें जो नए डेस्टिनेशन हैं वो भी बनाने हैं, हमें सेक्टर को रेगुलेट भी करना है, हमें कोई सेफ्टी वेल्स भी क्रिएट करने हैं कि लोग जब आए तो उनको रोका जा सके। तो एक तरफ रेगुलेशन का क्वेश्चन है, एक तरफ टूरिज्म प्रमोशन का है, ये दोनों चीजें हमें साथ साथ लेके चलनी है। ऐसा नहीं है कि हम इस बात से हम ये कहें कि टूरिज्म का सेक्टर अच्छा नहीं है या टूरिज्म अगर अच्छा है तो उसको कोई रोक टोक की या रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। ये बैलेंस हमने क्रिएट करना है और ये बैलेंस क्रिएट करना हुकूमत का काम है और हम कोशिश भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे इंशाअल्लाह। साहब, ये रेट्रोस्पेक्ट की बातें ये अब याद आ रहा है कि हम प्रमोट भी कर रहे हैं तो कुछ रोकना भी चाहिए था या कुछ एडवाइजरी भी देनी चाहिए थी। और पहले अगर ट्वीट्स ये बिला वजह इन चीजों को जोड़ा नहीं जा रहा और ट्वीट्स आर देयर फॉरएवर। ट्वीट्स में पता चल रहा है, एक दफा जिक्र नहीं किया कि जो लाख गाड़ी उस जगह पे जा रही है जहाँ 5000 से ज्यादा गाड़ी रह नहीं सकती। ये वो ट्वीट थी, तो ये बिला वजह हम तो नहीं जोड़ रहे ना। तो एग्जैक्टली तो हम फिर क्या इस पे खुशियां मनाते लोग, या उनको तो लगा होगा ये तो बहुत खुली छुट्टी है, चलो जी जाके देखें। बहुत शुक्रिया आपका कावे साहब। और इसके बाद बाय द वे 30 घंटे बाद ऑलमोस्ट को लगभग पहुंचे थे उस्मान बुज़दार साहब, और इससे पहले शहबाज गिल साहब जो हैं वो उनके आने की ऐलानात करते हुए दिखाई दिए हमें। ये बना देखिए गौर तलब सूरत हाल। ये हेली से जो उनको नजर आ रहा था नीचे मीलों की लाइन वैसे लगी मुझे हुई है आज गाड़ियों की। तक ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया कि हेलीकॉप्टर से क्या ही नजर आता होगा कि नीचे क्या हुआ। नहीं तो लो फ्लाई करके आपको कुछ नजर आ अनटिल के कोई अर्थक्वेक खुदा ना खास्ता और पूरी तो फिर मैं आपको ये बता दूं जो अर्थक्वेक एक बहुत खतरनाक किस्म का 2005 इनिशियली नजर नहीं आया। फर्स्ट राउंड में हेली में कुछ नजर ही नहीं आया था और यही बताया गया था कि सब कुछ ठीक है, ये इस्लामाबाद की एक बिल्डिंग गिरी है, बाकी सब ठीक है। ये पहले राउंड में ये हुआ था बिकॉज यू कुडंट टेल फ्रॉम द हेली, सब कुछ फ्लैट नजर आ रहा था। So that is, I guess, not a very good way to report. भी उतरे हैं उसके बाद और देखा है कि क्या सूरत हाल है, लेकिन इट इज़ कंडेमेबल और बहुत ही अफसोसनाक जो सूरत हाल रही है। और उसके ऊपर तौजीहात और उसके ऊपर एक्सप्लेनेशंस कितना सिंपल हो कि इंसान में बस इतना ज़र्फ हो कि भाई कोताही हुई है, इंक्वायरी करेंगे। ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। वैसे मैं सोच रहा था कि कराची में जिस तरह ओमिक्रॉन के केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं और कल के ही दिन में 15.5% उसके बाद ओवर द वीकेंड आपको पता है ये टेस्टिंग भी थोड़ी कम होती है। आई वंडर कि कल जब हम आपको नई परसेंटेज रिपोर्ट कर रहे होंगे तो वो कितनी बड़ी हुई होगी। कुछ अहम फैसले मेरा ख्याल है लेने चाहिए, एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, दूसरा ये जो गैदरिंग्स हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और मौसम भी है, सीजन भी है, सारा कुछ है। लेकिन इस्लामाबाद में आपको पता है ना कि बहुत सी हैपनिंग्स होती रहती हैं। असद उमर साहब इस वक्त एक तकरीब से बात कर रहे हैं, लेट्स हियर हिम। जो सोच नहीं सकते थे लोग होगा, तो उस टीम के साथ मुझे काम करने का जो मौका मिला है, मैं ज़ाती तौर पे भी इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आपने नोट किया होगा आजकल तकरीब किसी चीज़ की भी हो, चाहे वो फैसल सुल्तान तो वहाँ पे होते हैं, चाहे वो काबीना की मीटिंग हो, वो लास्ट टाइम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की मीटिंग थी, असेंबली का फ्लोर हो, जहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं कौम से, वो जो कोविड का रिस्पांस है और ये पूरा एफर्ट इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन जो उन्होंने जो काम किया गया है उसके ऊपर हमेशा तारीफ़ करते हैं, सिंगल आउट करते हैं तारीफ़ के लिए। और एक रिकग्निशन बढ़ती जा रही है। अपना जो एसोसिएशन है पाकिस्तानी डॉक्टर्स की सबसे बड़ी दुनिया की एसोसिएशन जो है, और नॉर्थ अमेरिका क्या पाकिस्तान के बाहर किसी भी नौइयत के पाकिस्तानियों का मेरे ख्याल में इतना बड़ा क्यों फैसल, बट मोर देन 30,000 डॉक्टर्स, इतनी बड़ी एसोसिएशन कोई है ही नहीं। वहाँ पर रिकग्निशन मिली स्पेशल। अभी डलस जब मैं गया हुआ था, हमदर्द फाउंडेशन का मुझे कल मैसेज आया है, हमदर्द जो है वो NCOC को अवार्ड देना चाहती है। इसी तरीके से डॉक्टर बारी इंडस हॉस्पिटल वाले जो हैं वो
मेडिकल प्रोफेशंस की तरफ से वो आइकॉन एक कॉन्फ्रेंस कराते हैं, वहाँ पर वो रिकग्निशन करना चाहते हैं NCOC की। लेकिन मैं ये इस मौके पे एम्फसाइज करना चाहता हूँ, NCOC इज़ द नर्व सेंटर, लेकिन NCOC खुद कुछ भी नहीं अचीव करता है। NCOC अचीव करता है थ्रू ऑल दीज एजेंसीज, जो फेडरल एजेंसीज हैं, जो प्रोविंशियल एजेंसीज हैं, और वो जो अभी हम स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे, चाहे हम कितने भी अच्छे फैसले कर लें, लेकिन अगर बलूचिस्तान की पहाड़ियों कोरोना वैक्सीन में बाय द वे कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों के एहसास में तकरीब है और असद उमर से खिताब कर रहे हैं। इस बारे में जियो न्यूज़ वुड कीप पोस्टेड मोर। बट लेट्स कम बैक टू कराची बिकॉज़ वी हैव सम गुड न्यूज़ फॉर कराची वाला। फाइनली आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार कराची वाले कई बरसों से, कई दहाइयों से कर रहे थे, और ग्रीन लाइन बस सर्विस का आज से मुकम्मल तौर पर आगाज हो चुका है। और इससे पहले अच्छा, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इससे पहले वजीर आज़म तो आए थे स्पेशली, भाई वो बस एक नुमाइशी इफ्तिताह था और अब बाज़ाब्ता इसका इफ्तिताह हुआ है, आवाम के लिए सर्विस खोल दी गई है। विदाउट एनी फर्दर फैनफेयर ये बस सर्विस जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं। सुलेमान, आप कौन से स्टॉप से, कौन से मकाम से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं? क्या सूरत हाल है? आज सुबह 7 बजे क्या टाइम पे ये सर्विस शुरू हो गई? लोगों को पता है? क्या लोग आ रहे हैं? अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है कि ग्रीन लाइन बस सर्विस जिसका आगाज़ 2016 में हुआ, 5 साल 10 माह के बाद अब फुली फंक्शनल है और सुरजानी से लेकर नुमाइश चौरंगी तक ये चल रही है। और आज सुबह 7 बजे ऑन टाइम जो है वो पहली बस जो है वो सुरजानी से रवाना हुई और कमो बेश 45 मिनट का सफ़र तय कर कर 7:45-46 पर वो यहाँ सदर पहुँची नुमाइश चौरंगी पर। तो बिल्कुल जिस तरह से दुनिया भर में दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग फुली फंक्शनल ऑटोमेटिक बसेज़ हैं, तो ये 80 बसेस का जो है ये फ्लीट है जो कि सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा और 15 घंटे के लगभग जो है ये 1,35,000 के लगभग लोगों को कैटर करेगा और 15 रुपए से लेकर 55 रुपए तक जो है वो इसका किराया होगा। और जिन लोगों के पास इसके कार्ड्स होंगे तो वो अपने कार्ड में पैसे जिस तरह से हम अपने बैंक्स में रखते हैं और फिर हम उसको अपने डेबिट कार्ड के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रोज़ जो सफ़र करने वाले लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सहूलत मैसर आएगी और इस पर बहुत अच्छी खासी जो है वो सब्सिडी भी जो है वो गवर्नमेंट जो है वो दे रही है। तो बहुत अच्छी जो है वो डेवलपमेंट है। सुलेमान, 80 बसें हैं, 22 इंतजार कर रहे थे वो हो गई। जी जी बिल्कुल। सुलेमान, अब ज़रा डिटेल आपसे चाहेंगे ताकि जितनी इन्फॉर्मेशन हम अपने व्यूअर्स को दे सकते हैं दे। 80 बसें हैं, 22 स्टेशन हैं, आप बता रहे हैं कार्ड जो एक बनवाया जा सकता है कोई भी इस पर ट्रैवल करने के लिए वो एटलीस्ट 100 रुपए का कार्ड है। दैट्स राइट। इस पे लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? अभी जो आ रहे हैं लोग वो सिंगल राइड के लिए ले रहे हैं या फिर अपना पूरा पास खरीद रहे हैं, मंथली पास खरीद रहे हैं? क्या लोगों में क्या रुझान आपको नजर आ रहा है? जी देखें, बिल्कुल जो सबसे मुश्किल तरीन मरहला जो आवाम को फेस करना पड़ा है वो ये कि जब वो टिकट लेने जाते हैं तो वो 55 रुपए का वो कागज़ का QR कोड वाला टिकट लेते हैं और 55 रुपए में सफ़र करते हैं अपनी बस स्टॉप से आखिरी बस स्टॉप तक। लेकिन उन्हें बताते चलें कि वो जो टिकट है वो उनको महंगा पड़ेगा। अगर वो 100 रुपए का कार्ड ले लेते हैं तो उसके बाद उन्हें हर 2 किलोमीटर के बाद 5 रुपए यानी कि 20 रुपए उन्हें हर 2 स्टेशन का किराया देना पड़ेगा। तो अगर कार्ड लोग ले लेते हैं जो कि उनके पास इस वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोगों की शिकायत ये है कि उन्हें 55 रुपए देना पड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोई काउंटर्स नहीं है, लोगों को आगाही देने के लिए कोई लोग मौजूद नहीं है कि जो उन्हें आगाही दे सकें। जो लोग स्टेशन आ रहे हैं उन्हें टिकट लेने के बाद ज़रूर मालूम हो जाता है कि ये महंगा टिकट लिया, अगर कार्ड ले लेते तो उन्हें ये सहूलत सस्ते में मैसर आती है, क्योंकि कार्ड के ऊपर जो है वो सब्सिडाइज रेट है। शुरू हो गई है क्योंकि अभी तो चता हुआ है। होपफुली इसे आवाम की भी जिम्मेदारी है कि इसको मेंटेन करें। यहाँ जगह जगह वॉल चॉकिंग और पान की पीकें ना हमें नजर आए, इंशाल्लाह नहीं होंगी ना। होपफुली हम दुआ कर सकते हैं हम। एक और बात सुलेमान, ड्यूरेशन क्या है कि कितनी देर बाद एक बस के जाने के कितनी देर बाद नेक्स्ट बस रवाना होती है उसी स्टेशन से?
अब्दुल्ला देखें, एक बस जो है वो पहुंचती है अब्दुल्ला स्टेशन से गुरु मंदिर तक 45 मिनट में, और हर 2 से 3 मिनट के अंदर एक बस जो है वो निकलती है और दूसरी बस आ जाती है। तो 5 मिनट के अंदर ही जब आप अपने स्टेशन पे खड़े होंगे तो आपको दूसरी बस जो है वो मैसर आ जाएगी। लेट से अगर मैं सुरजानी में किसी स्टेशन पे जी प्लीज़ कंटिन्यू करें। जी, लेट से अगर मैं किसी स्टेशन पर उतर गया हूं और मुझे अब वापस आना है तो मुझे विदिन 5 मिनट्स दूसरी राइड मिल जाएगी। तो एक बहुत अच्छा इंटीग्रेटेड सिस्टम है। साथ ही साथ लोगों को जो एक ख़तरा आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होता था कि जेबें कट जाती थी या मोबाइल लूट लिए जाते थे या चोरी डकैतियां हो जाती थी, तो 900 के लगभग क्लोज सर्किट कैमराज इंस्टॉल्ड हैं जो कि स्टेशंस पर हैं, और जो बसेस के अंदर भी हैं। अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है तो इनकी अपनी क्विक रिस्पॉन्स फोर्स है जो कि विदिन फ्यू मिनट्स उस स्पॉट पर पहुँच जाएगी। जी सुलेमान, एक लास्ट सवाल, ऑल्दो इट माइट बी टू अर्ली आपके लिए कि आप हमें बता सकें, लेकिन एक हम देखते हैं ना, लोगों को खड़े होते हैं बसों में, लटक रहे होते हैं, तो इसमें जब कंप्लीट हो जाए बस में लोग पहुंच, सारे सीटें फुल हो गई हैं, तो उसमें कोई और नहीं आ सकता, फिर अगली बस का इंतज़ार करें, ऐसा ही सिस्टम है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह है। जो लोग हैं अगर वो ज़्यादा वहाँ पर मौजूद हैं, लेट से कि एक बस में 150 के लगभग लोग सफ़र कर सकते हैं बैठने और खड़े होने के साथ। अगर उससे ज़्यादा लोग हैं तो जैसे ही बस फुल हो जाती है तो जिस तरह से हम आम बसेस में देखते हैं कि एक जगह खड़े होने की है, वहाँ 4-5 लोग खड़े, वैसा कुछ भी नहीं है। उनको दूसरी बस के लिए रोक दिया जाता है क्योंकि विदिन 5 मिनट्स दूसरी बस जो है वो आ जाती है। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि इंटरनेशनली जब आप ट्रैवल करते हैं यूरोप में या दीगर ममालिक में जहाँ पे ये BRT सर्विसेज हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर जो है वो यहाँ पर भी चलवाई जा रही है। बहुत शुक्रिया सुलेमान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, और सबसे अच्छी बात एक और चीज़ है, टाइमलीनेस, क्योंकि अक्सर आप बस का इंतजार कर रहे होते हैं, आपको ये नहीं पता चलता कि कब आएगी बस, तो ये टाइम आप इस्तेमाल करने वाले हैं, मैं और आप आम शहरी, प्लीज़ इसकी कदर कीजिएगा, प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा, बिला वजह सीटों पे निशान ना मारें, खुरेचे ना। अच्छा, हमने डिसाइड किया अभी बैठे बैठे कि हम इसका टूर करेंगे और हम आपको लाइव दिखाएंगे, अपनी आंखों देखा हाल के हाउ इट्स वर्किंग। मैं तो कहता हूँ कुछ दिन बाद करते हैं ताकि देखें कि फिर इस्तेमाल के बाद क्या सूरत हाल बनी। ब्रेक ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग। भाई ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें और ऐसे इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन्स हैं कि भाई कमाल। भाई टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती, और कराची से ताल्लुक रखने वाली बासलाहियत स्टूडेंट हैं, अमल मसूद इनका नाम है। इनकी तो वैसे कोई उम्र नहीं है, आपने ये जुमला क्यों इस्तेमाल किया? मतलब वो तो यंग सी लड़की है ना, वो क्या क्या कर चुकी हैं। अब्दुल्ला, डोंट कंफ्यूज मी ना। पाकिस्तान नेशनल ओलंपियाड में गोल्ड मेडल हासिल किया है और अब इस साल वो जा रही हैं पेरिस, और वहाँ वो होने वाले इंटरनेशनल ज्योग्राफी ओलंपियाड में हिस्सा लेंगे। भाई अमल, हमें बताइएगा, हमें समझाइएगा कि इंटरनेशनल ज्योग्राफी ओलंपियाड क्या होता है, इसमें किस तरह से आप हिस्सा ले सकते हैं, क्या आपसे सवालात होते हैं, ज़रा समझाएं हमें तो सबसे पहले। जी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बताइए अमल। So Pakistan में there are 4 education-based societies. There is the Philosophy Society, Infotech, Linguistics and Geography. और जो Pakistan Geography Society है, they held a national level Olympiad. तो उसमें मैंने participate किया था. I came across an advertisement, and then the team, the society, it elected their standout students. तो जो 4 standout students थे, वो select हुए हैं across the country. There were over 30,000 students who actually took part. And I'm here as a team captain. और हम लोग इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं in Paris, France. And जबरदस्त। अमल, how do you prepare for something like this? मतलब इसकी प्रिपरेशन में क्या होता है? It's actually very vigorous because हमारे training camps शुरू में, this happened in June last year. So there were training camps held for it, and then there was a halt. अब वापस से training camps शुरू हो रहे हैं. We train and then we appear in the Olympiad. हमें तो वो ज्योग्राफी से ना बचपन में वो एटलस वो जो होती थी और वो सारी चीज़ें याद आ गई, बट आपके ये कॉम्पिटिशन्स, आई थिंक इट इज़ मच मोर देन दैट। सिर्फ जापान और जर्मनी के बॉर्डर मिलते हैं या नहीं मिलते, ये नहीं बताते होंगे। नहीं मिलते हैं वैसे ही आपको पता ही ना, इसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ होता है?
इनिशियली तो आपकी फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, बट बिकॉज दिस इज अ पाकिस्तान जियोग्राफी ओलंपियाड एंड देन एन इंटरनेशनल जियोग्राफी ओलंपियाड, तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, द डिफरेंट राउंड्स दैट दे हैव, दे मेनली बेस्ड ऑन दैट, एंड इट्स नॉट जस्ट जियोग्राफी, इट्स आल्सो समवॉट रिलेटेड टू साइंस, और जो मेरी मेन फील्ड है दैट इज रिलेटेड टू साइंस. आई एम प्लानिंग ऑन परस्यूइंग मेडिसिन, सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम अ गुड फिट फॉर इट एज वेल. ज़बरदस्त. अच्छा, तो ऐसी अब हम जब जियोग्राफी ओलंपियाड की बात कर रहे हैं तो आपने कुछ करंट हैपनिंग्स भी स्टडी करते हैं, जैसे कि नए कॉन्टिनेंट का बड़ा जिक्र हो रहा है, न्यूजीलैंडिया जिसका नाम है, मतलब यू हैव टू बी अब्रेस्ट विद, नाम ही नहीं अच्छा लगा इसका. यू हैव टू नो यू नो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है सारी आपको पता होना चाहिए. जी बिल्कुल, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट क्वेश्चंस टू एक्सपेक्ट, राइट? तो क्वेश्चंस कैन बी फ्रॉम डिफरेंट डायमेंशंस, तो आपको करंट अफेयर्स और जो जनरल नॉलेज होती है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए. वंडरफुल, गुड लक जनाब, क्योंकि आप हैं टीम कैप्टन और आपके अलावा भी 3 इसमें नौजवान मौजूद हैं, सो उनके लिए भी हमारी बेस्ट विशेस हैं. और इंशाल्लाह जब आप ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे के आएंगे, जीतना ना जीतने की बात नहीं कर रहा, जुलाई में इन पेरिस इन फ्रांस, तो उसके बाद हम आपको दोबारा बुलाएंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस अमल, थैंक्स अ लॉट. भाई ज़बरदस्त, इतनी खुशी होती है कि क्या क्या चीज़ें वी आर लिसनिंग टू सम ऑफ द थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम एज वेल. जैसे कि अब्दुल्ला को न्यूजीलैंडिया का नहीं पता था, मुझे इस ओलंपियाड का नहीं पता था. अच्छा, मुझे न्यूजीलैंडिया का पता था. नहीं, आपको न्यूजीलैंड का पता. अच्छा, सही है, ठीक है. एनीवे, अच्छा जी, वी विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह, और आई होप जो मरी में अभी भी लोग फंसे हुए हैं वो निकल आए. जाने से इज्तनाब करें और बर्फबारी देखने से भी इज्तनाब करें.